गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, पिछले क्लास में हमने देखा था संधि। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर है समास। बेटा, समास जो है दो शब्दों के मिलने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह है बताया गया है कि जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है और इसको समास कहते हैं। और इसको हम जो है दो भागों में बांट भी सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है समास की परिभाषा। वो ये कह रहा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना की जा सकती है, शब्दों का यह मेल समास कहलाता है। देखिए, ध्यान अगर आप दें तो साफ यहाँ पे बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना की जा सकती है, शब्दों का यह मेल समास कहलाता है। यानी हमें बताया गया है कि इस तरीके से हम जो है समास की रचना करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको यहाँ बताया गया है का। बेटा, अब हम देखेंगे इसका उदाहरण के लिए आपको बताया गया है का। यहाँ पे है नर और नारी, यानी नर और नारी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा नर नारी। इसी प्रकार से दूसरा है यहाँ पर, अगर आप देखें दूसरा उदाहरण, रसोई के लिए घर। अब हम रसोई के लिए घर ना कह करके हम समास के रूप में हम कह सकते हैं कि रसोई घर। तीसरा वो कह रहा है जल की धारा, यानी जल की धारा हम ना कह करके समास के शब्द रूप में एक हम कह सकते हैं जलधारा। इस प्रकार से बेटा जो है आपका ये समास का जो है हम निर्माण करते हैं। अब इसमें बेटा ख़ास बात आपको एक यहाँ पर बताई गई है जो विशेष बात है, और ये विशेष बात बेटा आप सभी बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने लिया था संधि और अब हम पढ़ रहे हैं समास। तो देखिए संधि और समास में अंतर क्या है, थोड़ा सा इस बात को यहाँ पे बताया गया, और यही विशेष बात है जो आपको ध्यान देनी है। संधि में वर्णों के मेल से परिवर्तन आता है, यानी जब आप संधि करते हैं तो उसमें वर्णों के मेल से परिवर्तन आता है। लेकिन वो ये कह रहा है समास में शब्दों के मेल से परिवर्तन आता है, यानी जब आप समास करते हैं तो इसमें शब्दों का जो मेल होता है उससे शब्द नए शब्द में परिवर्तन आता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि समास के तीन खंड होते हैं, यानी जब आप समास करते हैं तो समास को करते समय हमारे तीन खंड होते हैं, और ये तीन खंड यहाँ पर बताए गए हैं। पहला खंड है हमारा समस्त पद, यानी समस्त पद जो है यानी पदों को मिलाकर। वो ये कह रहा है समास से बनने वाला शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। यानी दो शब्द या तीन शब्द से मिल करके जो नया आपका समास शब्द बना है वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। दूसरा बात जो इसमें हमें बताई गई है पूर्व पद। पूर्व पद में बताया गया है समस्त पद के दो पदों में से पहला पूर्व पद कहलाता है। यानी अगर आप देखें, मैंने ऊपर उदाहरण में आपको बताया था नर नारी, तो यहाँ पे पूर्व पद जो हुआ हमारा क्या हुआ, नर जो है ये हमारा पहला पद है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसी समस्त पद के दो पदों में से जो पहला पद है वो हमारा पूर्व पद कहलाता है। फिर उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला जो पद होता है उसके लिए। वो ये कह रहा है समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, यानी समस्त पद का जो हमारा दूसरा या बाद वाला पद होता है वो उत्तर पद
कहलाता है। अब देखिए जैसे ये उदाहरण में मैंने आपको यहाँ पे दिया है बेटा, इसी तरीके से उदाहरण में भी आपको लिखना है। समस्त पद पहला, फिर पूर्व पद, फिर उसके बाद उत्तर पद। इसमें पहले में दिया है माता पिता। माता पिता में पूर्व पद है आपका माता, उत्तर पद में है पिता। दूसरा है आपका देवदूत। देवदूत में पहला पूर्व पद जो है वो है देव, उत्तर पद है दूत। तीसरा है आपका राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में पहला पद है आपका राधा, यानी पूर्व पद जो है आपका राधा और उत्तर पद आपका क्या हुआ, कृष्ण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद यानी ये किस प्रकार से हमारे अलग होते हैं और समस्त पद मिलकर के कैसे बनता है। अब देखिए बेटा, इसके बाद अब आपने ये देख लिया कि हमारा समास बन कैसे गया, लेकिन अब यहाँ पे ख़ास बात हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है जो इस पाठ में आती है कि समास विग्रह। समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं। जिस क्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी बेटा आपकी समझ में आया कि जिस क्रिया में, यानी जो आपका समास है उसके बाद जब हम क्रिया करते हैं उसमें, उस समास के अंदर में, तो हम समस्त पद देखते हैं। तो समस्त पद के जो हम पद अलग अलग करते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी समास में पदों को जब अलग अलग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण आप ले लीजिए, जय पराजय। जय पराजय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा जय और पराजय। दूसरा उदाहरण है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपने देखा इसका हमारा जो विग्रह होगा, चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी चार भुजाएं हमारी जिसकी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा कि हम किस प्रकार से समास का जो है विग्रह भी कर सकते हैं। अब इसके भेद वगैरह बेटा जो है ये हम आपको आगे बताएंगे, और आपका होमवर्क यही है कि ये सारी परिभाषाएं और उदाहरण ये आपको अपनी कॉपी पर जो है व्याकरण की कॉपी पर नया पाठ डाल के, शीर्षक डाल के आपको इसको अपने होमवर्क में पूरा करना है।